हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के जो वीडियो है, आज के जो लाइव क्लास है, आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे, आप सब लोग 2025 में परीक्षा देने वाले हैं, इसलिए बिहार बोर्ड क्या किया, ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया अपने तरफ से कि भैया आप सब लोग जो है ना पैटर्न को समझ लो, आप सब लोग जो है पैटर्न को जान लो कि भैया बिहार बोर्ड में किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, कैसे क्या जो है क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न कैसा होगा और किस लेवल का सवाल होगा। ठीक है, ये सब भी आपको समझ में आ जाएगी आज के इस क्लास को देखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें 2025 बोर्ड एग्जाम में, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका मॉडल पे सेट है, जो कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्टूडेंट के लिए एक ही साथ जारी किया गया है। तो ये मॉडल सेट सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे आप साइंस के होंगे, चाहे आप कॉमर्स के होंगे, चाहे आप आर्ट्स के होंगे। ठीक है, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। 100 मार्क्स का ये होता है क्वेश्चन, है ना, टोटल 100 मार्क्स, जिसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और 3 घंटा आंसर को लिखने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ओएमआर शीट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए उत्तर पुस्तिका मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज दिया हुआ है। 100 में से कोई 50 का उत्तर पुस्तिका ओएमआर में देना है और सब्जेक्टिव जो रहेगा उत्तर पुस्तिका में आपको जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सेक्शन खंड ओ में आता है वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आप सभी लोग को करने में बहुत मजा आता है ना। तो आज ये ना सभी लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन से बहुत अच्छे से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट किया जाए। सब लोग तैयार हैं? एक साथ सभी लोग, है ना, थोड़ा सा लाइक कर लीजिए इस क्लास को, है ना। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि सभी लोग, है ना, लाइक कर लीजिए और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बिहार बोर्ड के जो है ना एक बेस्ट चैनल से, एक तरीके से इतने अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी करवाते हैं, उस चैनल से अभी तक आप अगर जुड़ा रहे हैं तो अब आ जाइए, अब सब्सक्राइब कर लीजिए। अब रेगुलर इस पे जो क्लासेस होगी वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए खास होगी। आ जाओ, सबसे पहला सवाल है दिल छोटा करना, है ना। दिल छोटा करना का अर्थ क्या होगा, है ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखो हम इतना ही बोलेंगे ना कि आप लोग का एग्जाम करीब है, अगर तैयारी अच्छा नहीं हुआ तो दिल छोटा मत करो। आपके लिए एग्जाम स्पेशल बैच एजुकेशन बाबा ऐप पे आ गया है ना। बोलते हैं ना कि एग्जाम स्पेशल का बैच जो आया उसमें मॉडल पेपर, पीवाईक्यू ये सब तैयारी करवाएंगे, तो वहां क्या बोले, दिल छोटा मत करना। मतलब दिल छोटा नहीं करना मतलब एक तरीके से भाई हतोत्साहित मत हो, दुखी मत हो ज्यादा, है ना। दिल छोटा करना मतलब प्रसन्न होना, संताप होना, ठीक है, कृपण होना, ये सब नहीं, हतोत्साहित होना होता है। ठीक है, कि भाई इतना हतोत्साहित मत हो, इतना दुखित मत हो, है ना एग्जाम स्पेशल बैच। ठीक है, ऐसे बोलते थे ना, तो बस वही चीज यहां पे है। दूसरा सवाल देखो, अरे तुम लोग जो है ना, तुम लोग जो है ना मेरे आंखों का तारा हो, है ना। मतलब तुम ही लोग तो हो मेरे आंखों का तारा, मतलब तुम ही लोग तो हो मेरे सबसे प्यारा, है ना। तो आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, प्रिय होना। क्या चीज, प्रिय होना। ठीक है, क्या चीज, प्रिय होना। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पता है वो जो है ना लाल पीला हो गया, है ना, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा पता है, वो ना लाल पीला हो गया, उसको देखते ही वो लाल पीला हो गया, मतलब वो जो है गुस्सा से क्रोधित रूप में आ गया, है ना, क्रोध करने लगा, गुस्सा में आ गया, है ना। मुद्राएं बनाना नहीं होगा, रंग बदलना नहीं होगा, भेष बदलना, अरे ये सब तो दूसरे लोग करते हैं ना। क्रोध करना यहां पे हो जाएगा ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर। लाल पीला होना मतलब क्रोध करना, ठीक है, गुस्सा आना। ठीक है, तो यहां पे हो सकता है गुस्सा भी रह जाए, गुस्सा करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। गोद में सोने वाला, है ना, गोद में सोने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, गोद में सोने वाला, है ना। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द होगा, क्या चीज, अंकसाई, है ना, अंकसाई। क्या चीज, अंकसाई। गोदवरी नहीं, अंडज नहीं, ठीक है, और पार्थिव नहीं। ठीक है, अंकसाई हो जाएगा, जो गोद में सोता है उसे क्या कहते हैं, अंकसाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा शब्द है। शिक्षा शब्द क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है भैया। हिंदी में आप इतना याद रखिएगा, उभयलिंग मत करना। ठीक है, और जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला होगा ना, उसमें इनमें से कोई नहीं वाला होगा ही नहीं भैया, ये दोनों में से ही कोई आंसर होगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहां पे शिक्षा जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, शिक्षा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो आप सभी लोग जो है अच्छे तरीके से ऐसे ही क्लास अभी करते चलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठा नंबर सवाल, ये क्या हो गया भैया, स्त्रीलिंग हो गया, 5 का बी। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 6 नंबर सवाल में है सभा शब्द है। सभा शब्द जो है वो क्या है जी,
सभा शब्द क्या हो जाएगा, तो सभा शब्द जो होता है जितना भी समूह वाला जितना भी शब्द होता है वो सब स्त्रीलिंग में आ जाएगा, है ना। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। परीक्षा शब्द है ना, ठीक है। परीक्षा शब्द है, क्या है परीक्षा शब्द, क्या है, ठीक है। परीक्षा शब्द ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जल्दी से बताओ, है ना। परीक्षा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्या है, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो, तो अभी जितना भी, जैसे सभा स्त्रीलिंग हो गया, परीक्षा भी अपना क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, है ना। परीक्षा कैसे चल रही है ना, मतलब परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है, तो यानी ये स्त्रीलिंग हो गया ना। और घी शब्द है ना, घी शब्द देखो, दूध से जैसे यहां पे क्या बना है, घी बना है, ठीक है। तो घी अपने पास, घी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। वचन, ठीक है। वचन के कितने भेद होते हैं, आप जानते होंगे हिंदी व्याकरण में वचन जो होता है दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। वचन के कितने प्रकार, दो प्रकार, ठीक है। सी आंसर। आसान आसान क्वेश्चन लग रहा है, सब बन रहा है, तो मतलब समझो आपका तैयारी सही हुआ है, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर सवाल में यहां पे बोला जा रहा है क्या चीज, इसमें बोला जा रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, है ना। अग्नि का पर्यायवाची, है ना, क्या होगा, आग, ठीक है। उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देखो व्योम है ना, नहीं ये सब नहीं होगा, पावक, है ना, क्या कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन सवीरा, है ना। पावक यहां पे क्या हुआ, पावक मतलब आग, है ना, आग, ठीक है। आग बोलो, अग्नि बोलो, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द मतलब समान शब्द, इसके अनुसार सेम वर्ड कौन सा है ना, वो पूछा जा रहा है। फिर देखो पर्यायवाची शब्द मतलब सेम शब्द कौन सा हो जाएगा, कमल, है ना। कमल को हम लोग दूसरा शब्द बोलते हैं सरोज, है ना। क्या बोलते हैं, सरोज, सरोज बोलते हैं कमल को, क्या बोलते हैं, सरोज बोलते हैं, क्या चीज, सरोज बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल, ऐसे ही सब लोग जवाब देते चलिए, है ना। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता होगा वो सब याद करते चलिए, ठीक है। और मॉडल पेपर का एकदम सही 100% करेक्ट आंसर आप सबको एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो बहुत बोलता है उसके लिए हम लोग का हो जाएगा वाचाल, क्या चीज, वाचाल हो जाएगा, वाचाल। जो पुरुष अभिनय करे, है ना, जो अभिनय करे, जो पुरुष, जो अगर स्त्री अभिनय करे तो अभिनेत्री, और जो पुरुष अभिनय करे वो हो जाएगा अभिनेता, क्या हो जाएगा, अभिनेता, ठीक है। चलिए, रचना करने वाला रचनाकार, ठीक है। जिसके पास अनुभव हो वो अनुभवी, ठीक है, अनुभव हो वो अनुभवी। जल में रहने वाला सेना, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है, जो जल में रहती है उसको क्या कहते हैं, जो सेना, देखो जो वायु में आसमान में रहती है उसको कहते हैं वायु सेना, ठीक है, हवाई सेना बोलो, ठीक है। और उसके बाद भूसेना, ठीक है, जो धरती पर रहती है, ठीक है। और जो नौसेना हुआ जो मतलब पानी में रहती है ना, जल में रहती है, तो उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्रिप बुद्धि वाला, त्रिप बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, त्रिप बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसका बुद्धि त्रिप है उसका बुद्धि कुशाग्र होगा, है ना, कुशाग्र बुद्धि। त्रिप बुद्धि वाला को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। ये सब सवाल बहुत बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और ये सब सवाल में आप कोई भी लोग मिस नहीं करना, एकदम 100% अच्छे से करेक्ट आंसर बनाना, ठीक है। और हाँ, ठीक है, इंग्लिश का भी मॉडल पेपर है, तो इंग्लिश का भी मॉडल पेपर ना हम बिल्कुल ट्राई करते हैं आपको कल सुबह में, है ना, कल सुबह में 6 बजे या 7 बजे ऐसे कुछ हम आपको करवा देंगे, है ना, कल सुबह में। तो आप सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो लोग नए होंगे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नहीं पहले कर लो, पहले अभी कर लो, नहीं तो कल भूल जाओगे, ठीक है। कर लिए, नहीं किए, अगर नहीं किए हो तो कर लो जल्दी से। और अगर बेल आइकन ऑन नहीं है तो अभी कर लेना है, ठीक है, ताकि कल ये 6 बजे जो हम इंग्लिश का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे वो भी आप देख लेना 6 बजे सुबह में। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है, देखो कमल के समान नयन, नयन कैसा है, एकदम कमल के समान, यानी एक तरीके से के समान, यानी एक तरीके से विशेषता बताया जा रहा हो। तो जब भी विशेषता बताया जा रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय, है ना, कर्मधारय। जहां पे कर्म है ना, कर्म ही तो हमारी विशेषता है, खूबी है, तो यहाँ पे खूबी बताया जा रहा है, कमल के समान नयन, तो उसको कहते हैं कर्मधारय, ठीक है। जहां पे कारक चिन्ह आता तो उसको कहते हैं तत्पुरुष, तो ये हटाई गए भाई। दिगु, है ना, जब भी संख्यावाचक आता और जब भी यहाँ पे द्वंद्व, है ना, जब भी योजक चिन्ह आता तब जाके द्वंद्व, ठीक है। तो वो सब है नहीं, तो अपने लोग का आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर। आजीवन शब्द में कौन सा समास है, आप जानते होंगे आजीवन, आज और जीवन, है ना, यानी इसमें क्या दिख रहा है, उपसर्ग लगा हुआ है। जब भी उपसर्ग लगा होगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है ना। जब भी प्रथम शब्द में उपसर्ग लगा होगा तो हम लोग का अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा,
चलिए 18 और 19 नंबर क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। ठीक है, सवाल है अपने पास, अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है ना? अग्रज अनुज शब्द में देखो यहां पे सिंपल कुछ नहीं, यहां पे योजक चिन्ह है, ये चिन्ह रहेगा तो हम लोग यहां पे द्वंद्व समास टिक कर देंगे। और वैसे भी इस साइड देखो, इस साइड देखो अलग शब्द, इस साइड देखो अलग शब्द, और बीच में योजक चिन्ह है ना, यानी बीच में दीवार, दोनों तरफ दुश्मन, यानी दोनों एक दूसरे का द्वंद्वी है, यानी द्वंद्व समास। ठीक है, ये ट्रिक बताए हुए थे, इसके अनुसार भी आप सब लोग कर सकते हो, है ना। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न, नवरत्न कहने का मतलब क्या हुआ? 9 रत्नों का समूह, है ना। समास हम अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। नवरत्न किसको कहते हैं? 9 रत्नों का समूह, है ना। तो यानी 9, है ना, यानी 9 रत्नों का समूह। संख्या आ गया ना, संख्या जब भी आएगा तो वो संख्या क्या होता है? दुई, है ना, दुई, है ना, दुईगु कहते हैं ना, दुइयेगु, है ना। तो दुईगु समास, यानी दुई क्या हुआ? संख्यावाचक। तो जब भी संख्या हो तो याद रखना दुई संख्या है, दुईगु समास हो जाएगा, है ना, दुईगु, है ना, दुईगु, है ना। तो ऐसे बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन और हम लोग का डी करेक्ट आंसर। हालांकि हम आपको सब कुछ बताए हुए थे क्यों हुआ है, बस ये ट्रिक के अनुसार अगर बात करोगे तो जब भी संख्यावाचक आएगा तो भैया द्विगु समास हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, जिसके प्रथम पद संख्यावाचक हो तो उसे कहते हैं द्विगु समास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखो आयुष्मान का पर्यायवाची हो जाएगा, पर्यायवाची मतलब सेम सेम शब्द, है ना, समान शब्द। याद रखिएगा, कभी भी विलोम में नहीं टिक कर लेना। ठीक है, बाहरी मिस्टेक होता है, लगता है भाई ये पूरा हो जाएगा, लेकिन एकदम ये समय मिस्टेक यहीं पे होता है, रहेगा पर्यायवाची, मार दो ना विलोम। ठीक है, समझ लेना विलोम, बस वहां पे गलती। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, है ना। तो ये यहाँ पे ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। चलिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का सेम सेम शब्द क्या हो जाएगा, है ना। पृथ्वी का सेम सेम शब्द, है ना। तो पृथ्वी का सेम सेम शब्द हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं, है ना, धरातल कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन वन हम लोग का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ रहा हूं, 22 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है संधि के कितने भेद हैं? भैया आपको संधि आपको बताए थे ना, आप सबको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। दो स्वरों के मेल हो तो स्वर संधि, स्वर व्यंजन की मेल हो तो वहां पे व्यंजन संधि, या फिर व्यंजन व्यंजन की मेल हो तब भी व्यंजन संधि, और विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन मिले तो वो विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के संधि होते हैं, ये हम आपको बताए थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सी यहाँ पे 22 का राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है, दिगंबर, है ना, दिगंबर यानी दिक जोर अंबर। दिगंबर को अगर आप इसको करो, है ना, यहाँ पे को और इसका अ मिला देना, है ना, अंबर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गौ में बदल जाएगा। ये जो है मौ है, ठीक है, तो ये आधा मौ में और ये गौ में बदल जाएगा, है ना। कोहलंत और अ मिला तो गौ अपने लोग का यहाँ पे दिगंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संधि हम बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई भी दिक्कत हो, कोई सवाल में अगर समझना हो और ज्यादा डिटेल में तो हमको कमेंट करना, हम बिल्कुल उस सवाल को और ज्यादा डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी सवाल में डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है, चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल है यशोदा। ठीक है, 24 नंबर सवाल अपने पास क्या है? यशोदा। ठीक है, तो यहां पे देखिए 24 में क्या है? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा, यशोदा, यशः जोड़ दा, है ना, यशः जोड़ दा, यहां पे ये विसर्ग संधि से बना है ना, यशोदा। ठीक है, तो यहां पे ये जो अनुस्वार है, ठीक है, तो ये यहाँ पे द से मिला तो यशोदा हम लोग का यहाँ पे यशोदा हो जाएगा। ठीक है, यशः जोड़दा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल है तपोबल तपोबल, है ना, शब्द में संधि विच्छेद होगा, है ना, तपोबल, है ना, यशोदा तपोबल लगभग समान समान दिख रहा है ना, तो तपह जोर बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, है ना। हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं इसको, लेकिन अगर समझना हो तो बता देना। ठीक है, विसर्ग संधि का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे यहां पे हलंत है और यहां पे अगर कोई भी व्यंजन अपने पास दिखा तो हम लोग यहां पे ओकार लगा दिए, है ना। जैसे यहां पे देखिए तप जोर बल, तपोबल, है ना, यश जोड़ता तो यशोदा। ठीक है, तो बस वही सेम चीज है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है अपने पास वार्तालाप, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, वार्तालाप, है ना, वार्ता जोर आलाप, है ना, वार्ता जोर आलाप, यहां पे क्या होगा, है ना, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? वार्ता जोर आलाप, है ना, वार्तालाप। ठीक है,
वार्ता जोर आलाप, ठीक है। तब ना आज और आ मिलके यहाँ पे मतलब जैसे लोग है, इसमें से भी आ, इसमें से भी आ, दोनों का मिलके आ, है ना, तो यहाँ पे वार्तालाप, ठीक है। बस 27 महेश शब्द का संधि विच्छेद है। महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महेश, है ना, महाजोर ईस, है ना, महाजोर ईस। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हम लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा, महाजोर ईस, ठीक है, महाजोर ईस। तो यहां पे आकार और दीर्घईकार मिलके यहां पे ए कार बन जाता है ना, आ और दीर्घई मिलके ए कार बन गया, है ना, तो वहीं से महेश बन गया, ठीक है। जैसे यहां पे अगर देखोगे, ठीक है, महा, ठीक है, महाजोर ईस, ठीक है, तो इसमें से देखो, ठीक है, हम हालांकि नहीं समझाने वाले थे लेकिन फिर भी देख लो, महा, ठीक है, म, ठीक है, और ह जोर आ, है ना, जोर ई जोर स, है ना, तो यहां पे ये दोनों मिलके क्या बन गया? ये दोनों मिलके एक कार बन गया, ठीक है, महेश, ठीक है। तो यहां पे देखो म, ठीक है, और ये ह में एक कार मिल जाएगा तो हे, और यहां पे स, ठीक है, महेश बन गया। तो ऐसे ही बनता है, ठीक है, अगर आप संधि पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हैप्पी बर्थडे किसको कर रहे हो भाई? मेरा बर्थडे नहीं है, डेली मेरा बर्थडे करवा दे रहे हो, डेली हम देख रहे हैं, कल भी लोग हमारा बर्थडे करवा दे रहा है, मतलब मेरा बर्थडे डेली डेली करवाओगे? क्या मन है कि हम सब दिन केक काटते रहे, क्लास नहीं करवाएं क्या? कि नहीं नहीं बर्थडे में सर ऑफर देते हैं, आज भी बर्थडे सर का करवा देते हैं क्या? कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? मेरा बर्थडे बस एक ही है, 15 अगस्त को है ना, और 15 अगस्त को ही मेरा बर्थडे होता है ना, तो बस यही है, ठीक है। अब अगले दिन ये नहीं हमको कल सुने अगर बर्थडे तो फिर देख लेना। चलो, कठोर का विलोम शब्द, वो विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, है ना, तो विलोम का जो है अपने पूछा जा रहा है कठोर। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल, है ना, कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल, ठीक है, कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल होगा, उल्टा शब्द। स्तुति करना, है ना, अरे वो आपकी स्तुति कर रहा है, ठीक है, वो आपकी स्तुति कर रहा है ना, तो कोई आपकी निंदा भी करेगा, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो कोई आपकी निंदा भी करेगा, है ना, तो वही बात है, निंदा करने वाली लोगों की कमी होती है क्या? वही है ना, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर, ठीक है। कभी स्तुति करता है वही लोग, कभी बाद में जाके वही लोग निंदा करता है, ठीक है, सब पैसों का खेल है बाबू भैया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, पैसा दो तो स्तुति, पैसा ना दो तो निंदा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कनिष्ठ, है ना, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ हम लोग कहते हैं किसको? कनिष्ठ हम लोग कहते हैं छोटा को, ठीक है, और उसका विलोम बोला जा रहा है, उल्टा बोला जा रहा है, तो भाई छोटा तो होगा नहीं, लघु होगा नहीं, है ना, और यहाँ पे ज्येष्ठ, है ना, ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, है ना। कनिष्ठ का उल्टा शब्द तो हम लोग का ज्येष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? देखो, अंतरंग का उल्टा बहिरंग, है ना, अंतरंग का बहिरंग, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल पे। 32 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है जी? तिमिर, है ना, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर विषाद विलीन मन की, है ना मैं ये तुमुल कुलाल कलम में ये इसकी चर्चा की गई है। तिमिल का मतलब होता है अंधकार, है ना, इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो भाई स्नेह तो कोई सूरत पे नहीं होगा, स्नेह मतलब होता है भाई लगाव, है ना, ये अंधकार तो उसका मतलब ही हुआ, तिमिर का मतलब ही अंधेरा अंधकार होता है, तो उसका उल्टा पूछा जा रहा है, तो एक ही तो है अपना लल्ला प्रकाश, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण, है ना, कृष्ण का उल्टा हम लोग क्या कहते हैं? कृष्ण, देखो भाई कृष्ण जी खुद काला थे ही वो, है ना, तो ये काला लाल ये सब नहीं होगा भैया, ये हम लोग का शुक्ल हो जाएगा, है ना, ठीक है, शुक्ल, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो देखो, हम कभी अभी जैसे बी टिक किए हैं यहाँ पे, ठीक है, कभी हो जाए मेरे मुंह से सी निकल जाए, जो हम टिक करेंगे वही उसी को सही मानना, वैसे गलती नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल पे आ जाओ। यहाँ पे विज्ञान शब्द का उपसर्ग क्या है? विज्ञान, वीज और ज्ञान, है ना, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है जो मूल शब्द के पहले आए, है ना, जैसे यहाँ पे वी जोर ज्ञान, है ना, वी जोर ज्ञान, तो इसमें हम लोग का क्या हुआ? ये अपने पास उपसर्ग हुआ, है ना,
ये अपने पास उपसर्ग हुआ, और उसके बाद जो शब्द आया ना, इस शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग बनेगा, है ना, इस शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग बनेगा, है ना। जैसे ज्ञान का मतलब जो हम लोग के पास नॉलेज है वो बन रहा है ना, मीनिंग, है ना। तो इस शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग बनेगा, तो मूल शब्द के पहले आ गया और इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया, तो ये हुआ हम लोग का क्या चीज, उपसर्ग। तो हम लोग का विज्ञान, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर सवाल पे आते हैं, और 35 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है, इसमें है पुरातन शब्द का शब्द में उपसर्ग है। पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? देखिए, पूरा में उपसर्ग, पुरातन में पूरा जोड़ तन, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी राइट आंसर। चलिए, आदि काल में उपसर्ग है। उपसर्ग जो मूल शब्द के पहले आए, आदि काल और आदि, है ना। तो आदि हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, है ना। ममेरा, ममेरा शब्द में प्रत्यय। अब देखो उपसर्ग क्या था, मूल शब्द के पहले, जैसे यहां पे देखो आदि, है ना, जोर काल, है ना, आदि जोर काल। तो भैया ये अपना उपसर्ग हुआ, है ना। उपसर्ग क्या हुआ, ये हुआ, यानी मूल शब्द ये हुआ काल और उसमें पहले आदि लगा, ठीक है। और अब देखो इसमें क्या होता है, ममेरा में, है ना, ममेरा में यहाँ पे एरा लास्ट वाला शब्द, ये वाला जो है ना, इसमें क्या था, पहले वाला उपसर्ग और लास्ट वाला क्या होता है, प्रत्यय होता है। एरा हम लोग का यहाँ पे प्रत्यय हो गया, ठीक है। ममेरा में एरा हम लोग का लास्ट में लगा, वो प्रत्यय होता है, ठीक है। मूल शब्द के अंत में जो लगता है उसे प्रत्यय करते हैं। पढ़ाई में पढ़ जोर आई, है ना, जैसे यहाँ पे देखो पढ़ जोर आई, है ना, पढ़ जोर आई। तो हम लोग का ये लास्ट में लगा ना, ये हम लोग का क्या हुआ, प्रत्यय हुआ, ये हम लोग का प्रत्यय हुआ, और ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का मूल शब्द हुआ। क्या हुआ जी, मूल शब्द हुआ ये, ठीक है। तो हम लोग का पढ़ाई, आई हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 39 नंबर दिखावट शब्द में प्रत्यय होगा, दिख जोर आवट, है ना, क्या होगा, दिख जोर आवट, ठीक है, दिखावट। तो आवट हम लोग का कहां है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आवट, दिखावट हो जाएगा, ठीक है। चलो, कोई डाउट, कोई किसी का डाउट, कमेंट कुछ, ठीक है। चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चले। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे। दिखावट का हो गया, दिख जोर आवट, ठीक है। शस्त्र, है ना, शास्त्र, ठीक है, शास्त्र है यहाँ पे, है ना। शास्त्र का जो है विशेषण क्या होगा, तो शास्त्र का शास्त्रिक, शास्त्रीय नहीं, शास्त्रीय नहीं होगा, शास्त्रीय होगा, है ना, शास्त्रीय। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। रंग का विशेषण क्या होगा, तो रंग का हो जाएगा भाई रंगवाज, है ना, रंगवाज भी नहीं होगा, ठीक है। रंगून भी नहीं होगा, रंगरेज भी नहीं होगा, रंग का हो जाएगा रंगीन, है ना, रंग है तो रंगीन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 41 का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए, 42 और 43 नंबर जल्दी जल्दी बनाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाइए सब लोग। 42 नंबर, वेद शब्द का विशेषण क्या होगा, वेद, है ना, वेद का विशेषण, वेद में विशेषण लगाएंगे तो वैदिक, है ना, वैदिक। चलिए, आचार्य शब्द कौन सा संज्ञा, देखो संज्ञा से भी सवाल दिया है, ठीक है। संज्ञा 5 होते हैं, सब आपको पता है ना। तो पांचों संज्ञा में से अपने को पूछा जा रहा है आचार्य कौन सा संज्ञा है। देखो आचार्य किसी एक खास के बारे में नहीं बोला जा रहा है, आचार्य बहुत सारे लोग होंगे, है ना, बहुत सारे लोग आचार्य होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आचार्य हैं, ये मतलब आचार्य का एक जाति के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरे उसके जाति के बारे में बात हुआ, इसलिए हम लोग का आचार्य एक जातिवाचक हो जाएगा संज्ञा, ठीक है। संज्ञा में आपको होगा क्या भैया, इसमें भी आपको लगता है कि हमको डाउट होगा, है ना, तो आप सबको तो क्लियर होना ही चाहिए संज्ञा। चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है, देखो लास्ट में चतुराई, है ना, प्रत्यय लगा, और प्रत्यय से जो बनता है ना उसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। वैसे भी समझ लो ना, ये देख छू थोड़ी सकते हैं, इसको बस महसूस ही कर सकते हैं ना भाई किसी के अंदर चतुराई है ना, तो ये भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छाई, अब बताओ अच्छाई कौन सा है, ठीक है, अच्छाई, ठीक है। बुराई, ये सब भाववाचक संज्ञा होगा। प्यार, मोहब्बत, ये सब हम लोग का भाववाचक संज्ञा ही होगा। गुच्छा शब्द कौन सा संज्ञा है ना, गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है बताओ, गुच्छा शब्द, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं समूह, जैसे बोलते हैं वर्ग, जैसे बोलते हैं परिवार, जैसे बोलते हैं गुच्छा, ये शब्द के सब के सब समूहवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये सब में समूह ही होता है, ठीक है। गुच्छा जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ठीक है, तो ये सब तो समूहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखो पौ का उच्चारण स्थान, ठीक है,
प का उच्चारण स्थान, प सबसे बाहरी शब्द है ना, मतलब सबसे लास्ट में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है ना, प वर्ग लास्ट में है तो सबसे पहले ये ओष्ठ, ठीक है, तो प वर्ग है ना, और दंत, उसके बाद ओष्ठ के पीछे जाओ तो दंत आता है, तो दंत, प वर्ग के ऊपर जाओ त वर्ग है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो प वर्ग जो है सबसे बाहर आया, तो प वर्ग है ना, प फ ब ब अगर रहता तो हम लोग का ओष्ठ हो जाता, ठीक है। उसके बाद देखो ओष्ठ हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। द वर्ण का उच्चारण स्थान द, यानी त थ द द, प वर्ग का ओष्ठ का तो त थ द द दंत से होगा, ठीक है, अगला तो दंत से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हम बहुत अच्छे से पढ़ाए उच्चारण स्थान है ना, उच्चारण स्थान एकदम, आप यूट्यूब पे सर्च करना उच्चारण स्थान बाय एजुकेशन बाबा और देख लेना, ये वाला पार्ट ना क्लियर कर लेना, 2-3 मार्क्स का सवाल इससे रहता ही है और ये क्लियर हो जाएगा आपका। क उच्चारण स्थान, क वर्ग सबसे अंतिम में होता है, सबसे अंतिम में क्या है हम लोग का, कंठ है, ठीक है, कंठ है, क ख ग घ, तो ये सब हम लोग का हो जाएगा कंठ, कहां है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा ट्रिक हम उसमें दिए हुए हैं जिसके माध्यम से सारा ये उच्चारण स्थान वाला आसानी से बन जाएगा, ठीक है। सवाल है अपने पास, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के भैया कितने भेद होते हैं। अब देखो कारक के कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान में पर, है ना, ये सब चीज बताए थे ना। तो यहाँ पे कारक के 8 भेद होते हैं ना, कितने भेद, 8 प्रकार होते हैं, कारक के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। कारक से भी 1-2 मार्क्स का, 2-3 मार्क्स का सवाल पूछता है, ठीक है। जैसे देखो ये दूसरा सवाल है कारक से, क्या है अपने पास, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अरे सेम सवाल नहीं लग रहा है, सेम एग्जाम्पल के साथ पेड़ के पत्ते गिरते हैं कि हम दिए हुए हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आप अगर देखोगे, हम एक चीज गारंटी लेंगे, मिला लेना, ठीक है। 100% क्वेश्चन अगर इस गेस्ट पेपर से अगर नहीं मिला होगा, ठीक है, मतलब ऐसा समझो ना कि अगर 100 क्वेश्चन है ना, आराम से 98-99 क्वेश्चन आराम से इस बुक से आराम से मिल गया होगा, मिला लेना बैठ के, ठीक है, क्योंकि हम तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देखते ही हम समझ गए। चलो जी, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसके लिए हम लोग का हो जाएगा अलग होने के अर्थ में, तो अलग होने के अर्थ में हम लोग का अपादान कारक है ना, है ना, से अलग होने के अर्थ में, तो से यहां का प्रयोग है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं अलग होने के अर्थ में। या फिर लड़का जो है घर से निकल गया है ना, मेरे घर से आपका घर इतना दूर है ना, तो वो से जो प्रयोग हुआ वो सब अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर, इसमें है करण कारक का चिन्ह है भैया, करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण से, है ना, तो यहां पे हो जाएगा से के द्वारा, है ना, से के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए जी, बुक का टोटल अभी तक जहां तक बात करें ग्रामर से, ग्रामर का आपके यहां से इतना ही सवाल था, ठीक है, इतना सवाल आपका हिंदी व्याकरण से था, ठीक है, व्याकरण से यहां, ठीक है, और आपके बुक से, है ना, आपके बुक से, ठीक है, दिगंत भाग 2 से, है ना, दिगंत भाग 2 से, है ना, यहां से अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपके बुक से सवाल पूछना अब स्टार्ट हो रहा है। तो सब लोग रेडी हो, बुक वाला सवाल जितना भी मॉडल पेपर में दिया हुआ है सब अच्छे से भी हम लोग करेंगे, इसके लिए सब लोग तैयार, ऑलरेडी सब लोग तैयार है ना। अभी वही हम देखे भैया, मिथुन चक्रवर्ती तुम बेगूसराय से हो क्या, एक स्टूडेंट पूछे, हमको लगा भैया या मिथुन चक्रवर्ती कहां से आ गए क्लास करने मेरे, मतलब ऐसा कुछ हुआ है ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बुक वाला सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बढ़िया से समझिए। रेडी सर, चलो बहुत अच्छा। एक बार अगर मतलब आप सब लोग, है ना, अगर आप सब लोग को समझ में आ गया तो एक बार जो है ये फायर वाला इमोजी आना चाहिए, है ना, फायर वाला इमोजी सब लोग का आना चाहिए, है ना, अगर समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से सेंड करिए। अभी तक का आपको अगर सब कुछ समझ में आ गया तो हम बुक वाला स्टार्ट करेंगे, एक फायर वाला इमोजी हो जाए। जल्दी से, तब हम मानेंगे कि आप लोग का समझ में आ गया। सर इस चैनल में मैं न्यू हूं तो ज्वाइन कर लीजिए ना, आप जानते होंगे बिहार बोर्ड में एक तरीके से हम लोग बहुत सबसे पहले ऑनलाइन क्लास पढ़ाना स्टार्ट किए और आज तक पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम लोग के साथ अगर नहीं ज्वाइन है तो एक कुछ ना कुछ आप बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं और मिसिंग है आप में, ठीक है। तो अब अगर आप हमारे पास आ गए हैं तो अब रोजाना पढ़ाई करना है शाम 7 बजे और अच्छे तरीके से सारे चीजों को समझाएंगे, ठीक है। अब चलो, बिल्कुल इतने सारे एकदम फायर, क्या वाइल्ड फायर हो गया ये तो, एकदम पूरा देखो लाल लाल हो गया, नहीं एकदम से पूरा लाल लाल हो गया। चलो खून ही खून कर दिए तुम लोग तो। चलो 52 नंबर क्वेश्चन, है ना, हम तो फायर बोले थे, ये वाइल्ड फायर एकदम कर दिए तो।
चलो आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट रचित रचना कौन है इसमें से? ठीक है, तो भैया बालकृष्ण भट्ट अपना बातचीत पाठ को लिखे हैं, बातचीत पाठ। और बातचीत पाठ क्या है? बातचीत पाठ एक निबंध है, ठीक है, एक ललित निबंध है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट इसमें बातचीत करने की कला को बतलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, सुबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है ना? सुबेदारनी की चर्चा होती है, ये सुबेदार की पत्नी बन जाती है, लेकिन लहना सिंह अपना इसको बचपन में लहना सिंह इसको चाहता था, प्यार करता था, ये उसने कहा था से है। उसने कहा था कौन लिखे हैं? गुलेरी जी लिखे हैं, है ना। उसने कहा था कौन लिखे हैं? गुलेरी जी लिखे हैं। और ये कहानी उसने कहा था कब प्रकाशित हुई? 1915 में। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन किस कहानी को माना जाता है? तो उसने कहा था कहानी को, मील का पत्थर उसने कहा था को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल, जस्ट वेट, है ना। अगले सवाल पे चलिए जी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। आप सबका और क्लास है ना, और सब क्लास है ना, इसलिए और थोड़ा सा कॉल आ गया था, है ना, कि भैया और सब क्लास कैसे कैसे होगी उसके लिए। लेकिन चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो देखो, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है पता है? उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है ना। कौन सा कहानी? कर्म प्रधान, है ना। कहोगे भैया ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो हम क्या करें भैया? हम बोर्ड को जाके बोले कि भाई धर्म प्रधान, व्यंग प्रधान, हास्य प्रधान नहीं है। लास्ट में क्या करेंगे भैया? चरित्र प्रधान टिक कर देंगे। क्योंकि बहुत दिन स्टार्टिंग में हम लोग भी यही चरित्र प्रधान बताए थे, लेकिन बाद में ये सही से बुक से मिलाया गया, तो भैया कर्म प्रधान था, तो ये चरित्र प्रधान नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का लास्ट में क्या करेंगे? कर्म प्रधान अगर ऑप्शन में रहता तो भैया ये टिक करते, और अगर कर्म प्रधान नहीं है तब ये टिक करना, ठीक है। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कर्म प्रधान और चरित्र प्रधान दोनों ऑप्शन में हो, तब जाके कर्म प्रधान ही टिक करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, रामधारी दिनकर की रचना निम्न में से कौन सा है? रामधारी दिनकर जी आप जानते होंगे बेगूसराय सिमरिया के हैं, और इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या चीज? इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्र कवि, ठीक है। और ये जो है इन्होंने ही अर्धनारीश्वर पाठ की रचना किए थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल देखते हैं। रामधारी दिनकर का जन्म स्थान का, अरे अभी तुरंत तो हम बताए थे, रामधारी दिनकर जी सिमरिया बेगूसराय बिहार, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल, रामधारी दिनकर किस युग के कवि थे? तो रामधारी दिनकर जी जो है छायावादोत्तर युग के कवि थे। किस युग के? छायावादोत्तर युग के। किस युग के? छायावादोत्तर युग के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 58 नंबर सवाल पे आइए, 58 नंबर 58 नंबर क्वेश्चन पे। और इसमें अपने लोगों को क्या बोला जा रहा है? इसमें निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है ना? गैंग्रीन, देखो रोज पाठ जो है ना, इस कहानी को पहले गैंग्रीन नाम से पुकारा जाता था, ठीक है, लेकिन इसका नाम रोज पड़ गया बाद में। रोज को कौन लिखे हैं? रोज पाठ को लिखे हैं अपना अज्ञेय जी, है ना, अज्ञेय जी, है ना। रोज पाठ में आप जानते होंगे एक मालती थी, है ना, एक मालती का भी चर्चा होता है, मालती नाम की पात्रा का, है ना। मालती जिसका पति कौन थे? महेश्वर थे, है ना, महेश्वर थे। महेश्वर क्या थे? एक डॉक्टर थे। क्या थे? एक डॉक्टर थे, ठीक है, महेश्वर। और डॉक्टर होके ये क्या करते थे? गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज भी करते थे। तो रोज पाठ का प्राचीन नाम जो है वो क्या था? हम लोग का गैंग्रीन था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका ये जो मालती है ना, मालती, है ना, यही इसकी नायिका है, ठीक है, यही जो है नायिका है रोज पाठ की, है ना। रोज पाठ की नायिका कौन है? तो अपने पास मालती कहां है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
60 नंबर सवाल पे, ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, 60 नंबर वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें है अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, है ना, अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था, ठीक है, अज्ञेय जी के पिताजी का नाम क्या था जी, ठीक है, तो अज्ञेय जी के पिताजी का नाम क्या था, अज्ञेय के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अज्ञेय जी का नाम पूरा क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद बासयान अज्ञेय, है ना। चलिए, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सा है, एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह जी की रचना है, ठीक है। एक लेख ये लिखते हैं विद्यार्थियों के नाम, है ना, और एक पत्र लिखते हैं सुखदेव के नाम, ठीक है। तो ये भगत सिंह जी की रचना है। भगत सिंह जी बोले थे आत्महत्या एक कायरता वाली कार्य है ना, इसको इसके बारे में बोले थे भगत सिंह जी, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चौर कैसे ताल है ना, इसमें दो चीजों के बारे में बोला गया है, चौर कैसा ताल है और मन कैसा ताल है ना। तो देखो जी, मन जो है, मन और चौर, है ना, दो चीजों का चर्चा ओ सदा नीरा पाठ में होता है। चौर जो है, मन जो है वो गहरा ताल है और चौर जो है वो उथला ताल है। तो चौर कैसा ताल है, उथला ताल है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 62 का ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। और मन के बारे में बता दिए, मन कैसा ताल है, तो मन जो है गहरा ताल है, ठीक है, मन कैसा ताल है, गहरा ताल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है, बिस्नी आप जानते होंगे, बिस्नी की चर्चा होती है सिपाही की मां पाठ में, किस पाठ में जी, सिपाही की मां पाठ में, किसमें, सिपाही की मां, है ना, सिपाही की मां, ठीक है, ये एक एकांकी है और उसी में बात होती है बिस्नी की, है ना। सिपाही की मां पाठ को कौन लिखते हैं, मोहन राकेश, कौन लिखते हैं, मोहन राकेश, है ना, मोहन राकेश जी इस पाठ को लिखते हैं, ठीक है। तो बिस्नी जो है शीर्षक, ये जो है बिस्नी किस शीर्षक की है, तो भैया सिपाही की मां, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में, ठीक है, सी है। चलिए, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे, ओ सदा नीरा को लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, है ना। इसी में बात करते हैं ना गंडक नदी के बारे में, है ना, गंडक नदी के बारे में, चंपारण के बारे में, है ना, चंपारण के बारे में, ये सब चीज के बारे में चर्चा ये करते हैं, धांगर के बारे में, ठीक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम, है ना, बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो है ना, पुस्तक के रचयिता कौन है, तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये भी जो है अपने पास यही जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे वही इसकी भी रचना किए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे 66 नंबर क्वेश्चन देखो, 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें है कि दलित साहित्य का जो है सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, यहाँ पे ये सवाल है, ठीक है। अगर पूरे अच्छे से नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा है, ठीक है। रचयिता कौन है, तो रचयिता भैया कौन है, तो ये अपने पास दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र लिखे हैं अपने पास, दलित नाम दिखा तो अपना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या थे, दलित समुदाय से बिलोंग करते थे, जो जूठन पाठ को लिखे थे, है ना, अपने पास ये जूठन पाठ जो था उन्हीं का रचना था। ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं, ठीक है, ओम प्रकाश और कलीराम, है ना, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जूठन पाठ को लिखे थे और कलीराम उनका हेडमास्टर था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये जूठन जो है उनका आत्मकथा था, क्या था, आत्मकथा, एक कहानी था, एक उपन्यास था, एक निबंध था, क्या था, तो उनका आत्मकथा था, ठीक है, कहानी में कैसा कहानी, आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल को देखिए, 68, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है ना, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, तो ये जो है मलियत जी की रचना है, ठीक है, मलियत जी का डायरी जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उससे लिया गया है, ठीक है। तो 68 का यहाँ पे राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 69 और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक क्या, अभी जस्ट तो बताए भैया, ये पंक्ति ही आया है कहां से, मलियत जी का चैप्टर जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये जो पंक्ति है ये हंसते हुए मेरा अकेलापन का ही पंक्ति है, ठीक है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलियत जी, है ना, ऑप्शन और बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, 70 नंबर 17 और क्वेश्चन, और 70 नंबर सवाल में अपने पास क्या पूछा जा रहा है, इसमें है त्रिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है, त्रिच कहानी के रचयिता कौन है, उदय प्रकाश, कौन है, उदय प्रकाश, है ना, उदय प्रकाश। इसमें त्रिच एक जो है लिजार्ड बोला गया, बिस्खापर को बोला गया है, ठीक है। और इसमें ये जो है रचना किस प्रकार की है, तो ये जादुई यथार्थवादी है, हास्य नहीं है, आदर्शवादी नहीं है, अस्तित्ववादी नहीं है, ये क्या है, जादुई यथार्थवादी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन से है? जे कृष्णमूर्ति, भैया जे कृष्णमूर्ति जी को विश्व शिक्षक मानते थे लॉर्ड बेटर, और ये जो है जे कृष्णमूर्ति जी की रचना अपने पास शिक्षा है ना, ऑप्शन नंबर डी। बातचीत पाठ को बालकृष्ण भट्ट लिखे, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, रोज जो है अज्ञेय जी की रचना है। तो ये सब चीज आप सबको पता है, ठीक है। तो बचा कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर डी शिक्षा, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 72 नंबर सवाल पे आ जाइए। अभी जस्ट तो आपको चर्चा की लॉर्ड वेटर जो है, लॉर्ड वेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो हम आपको बताए ना, लॉर्ड वेटर ही ऐसे लोग थे जो जे कृष्णमूर्ति जी को यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को क्या मानते थे? भैया विश्व शिक्षक मानते थे, है ना, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ओराम भाषा में धांगर शब्द का अर्थ है, ये जो सवाल आया है ये ओ सदानीरा से है ना, ओ सदानीरा चैप्टर से, ओ सदानीरा है ना। ओ सदानीरा को कौन लिखे हैं? तो भैया ओ सदानीरा को अपने पास माथुर जी लिखे हैं, ठीक है, माथुर जी। तो उसी में चर्चा है कि धांगर शब्द का अर्थ क्या है? धांगर शब्द का अर्थ है भारे का मजदूर। क्या है? भारे का मजदूर शब्द को कहा जाता है धांगर, ठीक है, याद रखना है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कई बार ये सवाल बोले हुए हैं और एक बार दो बार नहीं, ये कई बार आप देखे होंगे, ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। चलो 74 नंबर सवाल पे आ जाओ, 74-75 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। इसमें है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ठीक है, गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में है? तो देखिए गंडक रोज पाठ में, तो रोज में तो भैया मालती का वो चर्चा है ना, मालती का। त्रिछ में आप जानते होंगे भैया वो उदय प्रकाश जी भैया सपना में जो है ना त्रिछ काट लेता है, बस उससे संपर्क है। और उसके बाद जूठन में आप जानते होंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित समुदाय पे क्या दिक्कतें आती थी उसके बारे में है। ओ सदानीरा में है ना, गंडक नदी के बारे में चर्चा है ना, गंडक नदी प्लस में गंगा नदी है ना, गंगा के किनारे जो बसा जो जंगल था वो काट दिया गया, इस सब की चर्चा यहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधास दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर आसीन रहे? ठीक है, रामधास दिनकर जी को आप जानते होंगे, बेगूसराय सिमरिया में जन्म हुआ, राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कौन से? संस्कृति के 4 अध्याय नामक इनकी एक रचना थी, उन पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी आपको बताए हुए थे, ठीक है। और शॉर्ट में इन्हें दिनकर जी के दिनकर कह के पुकारते हैं, ठीक है। बाकी इतना काफी है। भागलपुर विश्वविद्यालय के ये क्या रहे थे? उप कुलपति के पद पर रहे थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 76 नंबर सवाल को देखिए, ठीक है, आ जाइए 76-77 नंबर सवाल देखिए। 76 अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के कौन सा विद्या? अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का कल्पना किया गया रूप है, कल्पित रूप है, और ये क्या है? ये एक निबंध है, ठीक है, ये निबंध है। चलिए, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। यह जो है ये उक्ति किनकी है? ये जो पंक्ति है ये किसकी है? ठीक है, ये जो पंक्ति है, यह उक्ति जो है ये किसकी है? तो भैया स्पीच का उद्देश्य होता है कि जो सुनने वाला है, जो सुनने वाला है उसके मन में जोश और उत्साह पैदा कर दे, तभी वो भाषण हुआ, है ना। तो ये जो है चर्चा होती है बातचीत पाठ में, और उसको कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 78 नंबर सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है, 78 नंबर सवाल पे। और यहां पे देखिए क्या पूछा जा रहा है सवाल में। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, प्रकृति का वर्णन किसमें होता है? हारजीत और अधिनायक, ये दोनों जो है, ये दोनों में जो एक तरीके से अधिनायक के बारे में बात होता है, ऐसे लोग जो मतलब पूंजीपति लोग हैं उसके बारे में, जिसके लिए जनता करा रही है लेकिन ये लोग खुश हैं अपने आप में, ये लोग शासक वर्ग के लोग हैं। और छप्पई में तो इसकी चर्चा ही नहीं होती है ना। छप्पई जो है नाभादास जी का है, लेकिन उसमें सूरदास जी और कबीरदास जी के बारे में चर्चा है, सूरदास और कबीर जी का। उषा एक ऐसा है जो शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं, शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं, और इसमें प्रकृति के बारे में बात हुआ है कि भैया आसमान कैसा था, वो नीला शंख के जैसा आसमान जो था उसके बारे में चर्चा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर उषा काल हो जाएगा। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, और यही शमशेर बहादुर सिंह थे जो प्रकृति वर्णन कविता उषा को लिखे थे, है ना, उषा को लिखे थे, ठीक है। इन्हें कवियों के कवि भी कहा जाता है, ठीक। चलिए 79 हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन आइए, 80 नंबर सवाल पे देखिए क्या बोला जा रहा है। 80 नंबर सवाल में यहां पे है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? ठीक है, देखिए मुक्तिबोध जी का पूरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध जी का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है?
अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। दिनकर जी का पूरा नाम क्या है? रामदास दिनकर। ठीक है, चलिए ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? ये जो थे ज्ञानेंद्र पति आप जानते होंगे झारखंड के थे, गोंडा झारखंड के थे और गांव के घर पाठ को लिखे थे। और ये ना किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ये कारा अधीक्षक थे। क्या थे? कारा अधीक्षक। ये तो सवाल पिछले बार पूछा भी गया था ना बोर्ड में। चलिए 82 नंबर सवाल को देखिए, 82 83 नंबर। इसमें अपने को क्या बोला जा रहा है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव के घर को लिखे हैं ज्ञानेंद्र पति। कौन? ज्ञानेंद्र पति। इसी में ना कि वो जो है गांव में आज पंच परमेश्वर खो गए, इसका चिंता भी इनको ये जताए थे इस पाठ में। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? अरे सेम ही सवाल दोबारा से नहीं पूछ दिया, बस उसी को घुमा फिरा के। अभी जस्ट तो चर्चा किए थे। उषा जो है प्रकृति वर्णन कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 83 नंबर क्वेश्चन के बाद 84 है ना। आ जाओ 84 नंबर सवाल। और यहां पे 84 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है? तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था वो कहां हुआ था? तो देखिए तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में तो हुआ ही था, बांदा में, राजापुर। हाँ, उत्तर प्रदेश राजापुर बांदा है ना। ऑप्शन और ए। यहां पे निहालपुर और कसया कुशीनगर नहीं होगा। कवि भूषण की कविता निम्न से कौन सा रस पाया जाता है? कवि भूषण आप जानते होंगे खुद ये वीर रस के कवि थे, है ना। जो वीर रस के कवि होंगे उनकी कविता में कैसा रस पाया जाएगा? तो भाई वीर रस पाया जाएगा, है ना, वीर रस। भूषण जी किस काल के थे? तो भूषण जी आप सबको पता होगा रीति काल के कवि थे। किस काल के? रीति काल के कवि थे। चिंतामणि त्रिपाठी वगैरह इन सबके भाई थे। ठीक है, मलीराम वगैरह, चलिए मतीराम वगैरह इनका भाई थे। जयशंकर प्रसाद किस महाकाव्य जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन सा है? देखिए प्रसाद जी का यहाँ पे रचित महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, है ना। कामायनी से ही तो लिया गया था तुमुल कोलाहल कलह में, है ना, तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी निहालपुर, निहालपुर, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निहालपुर अपना उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। ठीक है, निहालपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यही तो पुत्र वियोग पाठ को लिखे हैं जिसमें अपने पुत्र को ये छौना कह के संबोधित करते हैं। पुत्र का उस समय निधन हो जाता है। सवाल अपने पास है पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? पुत्र वियोग कविता के कवित्री कौन है? अभी जस्ट तो चर्चा किए हैं कि भैया पुत्र वियोग को लिखे सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी जो है ना असमय निधन हो जाता है। इनका भी असमय निधन होता है कार दुर्घटना में, है ना। बसंत पंचमी का दिन था वो, जिस समय ये कार से आ रही थी वापस अपने घर, लेकिन उसी दौरान इनकी कार में एक्सीडेंट हो गया और इसके कारण इनकी निधन हो गया। और इनके पुत्र का भी निधन हुआ था, इसलिए ये पुत्र वियोग नामक रचना को भी लिखते हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, कवित्री के लिए खिलौना जो था ना उसका पुत्र ही था। तो यह पुत्र वियोग पाठ से है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लाइन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए 90 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 90 नंबर सवाल यहां पे क्या है? इसमें है, सवाल में क्या है? इसमें पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? अभी जस्ट चर्चा किए थे भैया, पंच परमेश्वर की चर्चा ही करते हैं अपने पास ज्ञानेंद्र पति, और ज्ञानेंद्र पति अपना गांव के घर पाठ को लिखे थे। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के नायक कहाँ के रहने वाले थे? तो प्यारे नन्हे बेटे को के जो शीर्षक पाठ के नायक थे वो भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, है ना। रायपुर भिलाई छत्तीसगढ़ के वो रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल 92 नंबर यहां पे है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक? एक एक देख रहे हो बार बार, तो लगा दो जन जन का चेहरा एक, है ना, इससे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक, है ना, छत्रसाल दशक मतलब यहाँ पे राजा छत्रपति का चर्चा है, 10 छंदों में यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे इसको कौन किए हैं? तो भूषण जी, है ना, जो रीति काल के कवि थे, यही इसके रचनाकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल, कवि जायसी के रचना निम्न में से कौन से हैं? जायसी जी आप जानते होंगे, कवित्व तो भूषण जी का है, छप्पई नावादास जी का है, करबक हम लोग का जायसी जी का है, उषा शमशेर बहादुर सिंह जी का है। तो यहाँ पे देखिए जायसी जी का यहाँ पे हम लोग का यही बचा करबक, है ना, जो पहला पाठ है आपका काव्यखंड का। चित्रलेखा, अरे चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? चित्रलेखा करके नहीं है रे, है ना, ये तो गलत है ना, ये तो गलत यहाँ पे लिखा हुआ, चित्ररेखा होता है ना, चित्ररेखा।
चित्ररेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? तो अपने पास हो जाएगा जायसी जी। कौन हो जाएंगे? जायसी जी। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन चित्ररेखा यहां पे होगा, चित्रलेखा यहां पे मिस्टेक से टाइप किया हुआ है, बोर्ड का ऑफिशियली मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? जायसी जी आप जानते होंगे, जायसी जी हम लोग के हैं प्रेम मार्गी। किस मार्गी? प्रेम मार्गी, है ना। राम मार्गी के हम लोग के वहां पे तुलसीदास जी, कृष्ण मार्गी के अपने लोग के सूरदास जी, है ना। सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास जी जो थे वो अपने पास जितने दास वाले, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ये सब जो है भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। रीति काल के कौन थे जी? रीति काल के थे अपने लोग का भूषण जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बी। चलिए, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित, है ना, सूरदास रचित पद कहां से संकलित है? पाठ्य पुस्तक में रचित सूरदास पद कहां से संकलित है? तो देखिए, सूरदास के पद जो लिया गया था वो लिया गया था सुरसागर से। सुरसागर नामक महाकाव्य था, उसी से लिया गया था ये, ठीक है, सूरदास जी का पद। तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य को बोलो तो वो है रामचरितमानस, है ना, रामचरितमानस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, 100 नंबर सवाल पे आ जाओ। 100 नंबर सवाल में यहां पे क्या है? इसमें है, निम्न में से लोकनायक कहे जाते हैं। लोकनायक किसे कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण, है ना। जननायक किसे कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर को। तो लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को। किनको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है। ये पटना के गांधी मैदान में भाषण देते हैं 5 जून 1974 को, है ना। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ये जो भाषण देते हैं, इनका भाषण जानते हो ना कितना फेमस हुआ था वो। तो चलिए, यहां पे ये सारे सवाल हुए, आप सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार फायर होना चाहिए, है ना, फायर वाला इमोजी एक बार आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में सेंड करो, ताकि हमें भी समझ में आ जाए। जितना ज्यादा तादाद में होगा इमोजी, हम भी समझ जाएंगे कि चलो ठीक है, उतना ही अच्छे से समझ में आया। जल्दी से फटाफट। और बाकी बाबू, है ना, ये खंड ब है जिसमें विषयनिष्ठ प्रश्न है, जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न आता है। इसका सॉल्यूशन हम कल करवा देंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से हम करवा देंगे। इसमें निबंध लिखने को बोला गया है ना। उसके बाद देखो 100 प्रश्न व्याख्या है, देखो कितना आसान है, ठीक है। सब आसान आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला में पत्र, आवेदन पत्र और आवेदन या पत्र लिखने को बोला गया। फिर उसके बाद देखो कोई 5 प्रश्न का आपको उत्तर देना था इस 10 में से, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो एक तरीके से आता है क्या चीज कि भैया इनमें से 3 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों में से कोई 3 का उत्तर देना है, लॉन्ग क्वेश्चन वाला, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय। और यहाँ पे संक्षेपण करना है, 2 में से कोई एक कर देते हो जाता, ठीक है। तो ये सब चीजें कल हम इसका सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। तो एक तरीके से देखो कमेंट सेक्शन पूरा एकदम रेड हो चुका है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। और यही है जो हम लोग का स्टूडेंट का जलवा है, वो जलवा ऐसे ही बरकरार रहेगा, है ना। और हम लोग ऐसे ही रेगुलर पढ़ाएंगे। कल भी सुबह में, है ना, सुबह में 6 बजे हम आएंगे एजुकेशन बार चैनल पे। सुबह 6 बजे तैयार रहना, ये नहीं कि सोया रह जाना। तो सुबह में 6 बजे अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से क्लास करिए। और अभी जो है कॉमर्स के बच्चों को, है ना, जो क्लासेस है कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं, एडु आदित्य पे आप सबका इकोनॉमिक्स का क्लास हो जाएगा, है ना। इकोनॉमिक्स का क्लास कर लेना, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्लास एडु आदित्य करके एक चैनल है, ठीक है, आप सर्च करना यूट्यूब पे, वहां पे अभी होगा। और ईबी आर्ट्स करके एक चैनल है ना, ईबी आर्ट्स, ठीक है, करके चैनल है, वहां पे अभी हिस्ट्री का क्लास चलेगा, ठीक है। हिस्ट्री का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी पोल साइंस, है ना, आपका ज्योग्राफी, ये सब का हो गया है, आज ही हो गया है, ठीक है। बीएसटी का भी हो गया है, अब अकाउंट्स का भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और बाकी साइंस साम्राज्य पे आप सबका, बाकी केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, वो सब चीजों का होगा तैयारी। बाकी एग्जाम स्पेशल बैच है आप सबके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। आप सब लोग एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करके एग्जाम स्पेशल बैच ज्वाइन कर लेना, बहुत कम फी है, ठीक है। उस बैच का फी कितना है पता है? 249, है ना, 249 फी है। और उसमें आपको सारा चीज हम लोग लाइव में सारे सब्जेक्ट के टीचर्स पढ़ाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट का फी है, पता है, एक सब्जेक्ट का फी नहीं है। अभी से आप बस इतना ही फी में पूरे अच्छे से हम लोग से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय। सारे लोग एकदम कमेंट कर देना कैसा लगा सेशन, है ना, लाइक वगैरह कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।